हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी स्टूडेंट किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हैं उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो अपनी तैयारी में लगे रहें और तैयारी में कहीं पे भी ब्रेक ना दें, क्योंकि 2026 आपके लिए इम्पोर्टेंट और हम कह सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। चाहे आप किसी भी स्टेट की बात करोगे, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लो, राजस्थान देख लो, उसके बाद आप अपने बिहार को देख लो। बिहार में भी हमारे पास जो वैकेंसी है जैसे कि कोऑर्डिनेटर, उसके बाद हमारे पास प्लांट प्रोटेक्शन और स्टैटिक्स का भी वैकेंसी आने वाला है। ठीक है। उसके बाद राजस्थान में अगर देखोगे तो राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। अगर हम फिर बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जो हमारे पास फूड प्रोडक्ट का है। उड़ीसा में भी वैकेंसी आई है। तो किसी भी स्टेट का अगर हम बात करें 2026 के लिए, ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे रहें और एग्जाम को मतलब टारगेट करके उसकी सिलेबस, उसके जो भी टॉपिक है उसको समाप्त करते रहें। समाप्त मतलब उसको अपन कवर करते रहें। हमारा जो सॉइल साइंस का टॉपिक चल रहा था उसमें हमने बात कर ली है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल साइंस क्या होता है। उसके बाद हमने अप्रोचेज ऑफ सॉइल साइंस बात कर ली है। रॉक्स के जो भी मटेरियल होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, रॉक साइकिल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर चुके हैं। इससे पिछले जो हमारा वीडियो है, इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड हुई है उसमें हमने देखा था कि कंपोनेंट कंपोनेंट क्या है या कंपोजिशन ऑफ क्या है, तो दोनों बात बराबर ही है। कंपोनेंट या कंपोजिशन अर्थ का क्या है, यानी कि सॉइल का क्या है, जो सॉइल होती है वो क्या होती है, उसमें कंपोजिशन क्या होती है। आज इस लेक्चर में हम मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो कंपोजिशन आप देखते हो, जैसे कि एक तो सॉलिड पोर्शन होता है, एक हमारे पास कौन सा पोर्शन होता है, तो एक पोर स्पेस होता है। उस सॉलिड पोर्शन में भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो चीजें होती है, एक मिनरल्स होती है, एक हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पोर स्पेस का, तो पोर स्पेस का मतलब होता है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, बात करेंगे उसके बारे में। जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है उसे हम कह देते हैं पोर स्पेस। पोर स्पेस के बेसिस पे इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। दो भागों यानी कि मैक्रोपोर और माइक्रोपोर। मैक्रोपोर का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स है उसके बीच का जो डेंसिटी होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं आयतन होना चाहिए, वो मोर देन 0.06 mm होना चाहिए। किसी किसी बुक में आप देखते हैं कि मोर देन 0.05 लिखा होता है, तो अपन दोनों को याद करेंगे ताकि अगर एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। इस वाले कंपोजिशन के बारे में बात किए थे हमने कि जो पोर स्पेस है वो दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो चीजें होती है, एक तो उसमें एयर होता है, एक हमारे पास वाटर होता है। हर चीज का कंपोनेंट और हर चीज का फंक्शन हमने देख लिया। आज हम मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स होते क्या है, मिनरल्स बनते कैसे हैं, मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी डिस्कशन हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। फिलहाल जो भी चीजें हमने कल की क्लास में देखी थी, यानी कि जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, उसको एक बार रिवाइज करते हैं विद इन 2 मिनट्स। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, अपन आगे की तरफ डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा मिनरल्स है वो क्या होता है, और मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, और मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी डिस्कशन हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो आई होप कि आप डेली की क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे और डेली की क्लासेस को आप एज अ रूटीन वाइज देख रहे होंगे, और उसका प्रॉपर एक नोट्स बना रहे होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी रिवाइज करना और नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तभी जाकर इस पॉइंट को आप याद कर पाओगे। क्योंकि ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे तो मैं नहीं कहता हूँ, ऐसे लोग कहते हैं कि सॉइल जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं कहता हूँ सॉइल ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर ही हमारा सबसे आसान सब्जेक्ट है, मतलब एग्रीकल्चर ही हमारा सबसे आसान स्ट्रीम है, जो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है। बार बार उसे हम देखते हैं, अगर हम उसे कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, चीज़ें को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो याद बहुत जल्दी हो जाएगा। बस गलती हम यहाँ कर देते हैं कि एक बार पढ़ के हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ें आपको नेगेटिव पॉइंट की तरफ ले जाती है और फिर ये दर्शाती है कि आपको वो चीज़ें याद नहीं होती। ठीक है। फिलहाल हम आते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कल की जो हमारी कंपोनेंट बात हुई थी उस कंपोनेंट के बारे में। देखो, अगर इस कंपोनेंट के बारे में बात करें तो हमने बात किया था कि जो सॉइल का कंपोनेंट है वो दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। पहले भाग को हम कह देते हैं सॉलिड वाला पोर, और दूसरे भाग को कह देते हैं पोर स्पेस। पोर स्पेस का मतलब होता है दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होगा, यानी कि स्पेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। कौन सा पार्टिकल? तो जो अर्थ में हमारे पास, जो हमारे पास सॉइल में अवेलेबल है। ठीक है।
उसके बाद सॉलिड वाला पोर्शन में हमने बात किया था कि ऐसा पोर्शन जो सॉलिड का हो, मतलब ठोस हो, जैसे कि इसमें हमारे पास सबसे कम जो मात्रा है इसका 0 पॉइंट यानी कि 5% हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर है। ये एक सॉइल का आइडियल परसेंटेज बताया जा रहा है। लेकिन इंडियन सॉइल में आपसे पूछ दे कि ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है जी, तो हम बताएंगे 0.3 से लेकर 0.5 होता है। इतना परसेंट हमको ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा वो क्या है, मिनरल्स है। और इसी मिनरल्स पे हम आज कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसा बोले तो ये क्लास जो है वो मिनरल्स के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं तो पीछे वाला चीजें भी रिवाइज कर लेते हैं। पोर स्पेस को भी दो भागों में बांट देते हैं। और पोर स्पेस के बारे में हमने बताया था कि दो पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेस होता है उसे पोर स्पेस कह देते हैं। ठीक है, इसमें चीजें ये है कि कभी कोई भी एक स्पेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कोई एक घट जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, यानी कि ये फ्लैक्चुएट करता है। तो हम ऐसे कहते हैं कि आइडियल जो हमारे पास सॉइल होना चाहिए, जो मृदा होनी चाहिए, वो 25% उसमें एयर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और 25% हमारा उसमें क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। लेकिन आप ये भी जानते हो कि अगर वाटर परसेंटेज बढ़ता है तो एयर कहीं ना कहीं वहां से कम हो जाएगा, क्योंकि ये स्वाभाविक बात है कि अगर वाटर ज्यादा हो जाएगा तो एयर का परसेंटेज कम ही हो जाएगा। ये चीजें आप जानते ही हो। एयर का काम क्या है कि जो हमारे पास गैसेस है उसका एक्सचेंज करना। किसको एक्सचेंज करना, गैसेस को एक्सचेंज करना। जब आगे सॉइल साइंस के टॉपिक आगे चलेंगे तो हम डेंसिटी जब पढ़ेंगे, जब सारी चीजें याद हो जाएगी तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या, एक आता है हमारे पास जो होता है सॉइल, जो होता है हमारे पास कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी में आपको एयर का बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बात किया कि एयर जो होता है वो गैसेस का एक्सचेंज करता है। अब गैसेस कौन कौन सी गैसेस, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये भी प्लांट के लिए चाहिए। तो प्लांट के लिए चाहिए तो ये यहाँ पे कौन सा पोर्शन इसको हेल्प करेगा, तो एयर वाला पोर्शन हेल्प करेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं वाटर का, तो वाटर के बारे में आपको हमने बताया भी था कि दो काम यहाँ पे होता है। पहला काम होता है कि डिजोल्विंग द न्यूट्रिएंट एंड प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट, पहला काम ये हुआ। दूसरा काम हमने आपको बताया था कि ये फोटोसिंथेसिस में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। किसमें, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि टू मेक अ फूड, कौन बनाएगा, तो प्लांट बनाएगा। प्लांट फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि प्लांट सनलाइट की उपस्थिति में अपनी भोजन को बनाता है, उसे हम क्या कह देते हैं, फोटोसिंथेसिस कह देते हैं। बस इतनी सी बात है। तो ये हमारा कंपोनेंट हो गया और इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा पिछले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आई बटन जो आपको दिखाई दे रहा है वहां पे भी हम इसको कर देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर में हमने बताया कि सोर्स क्या होगा। तो हमने बात किया कि इसमें 10% तो रूट वाले पार्ट होते हैं। फिर हमने बात किया कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी 10% होते हैं। और ज्यादा इसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है। अच्छा, ये ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर में क्या अंतर है, देखो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो एनिमल्स एंड प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। लेकिन ह्यूमस का मतलब है कि जो भी हमारे पास अवशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, वो फुल्ली कह सकते हैं डिकम्पोज हो, कंप्लीटली डिकम्पोज हो चुका है, वैसे में ये क्या बन गया, ह्यूमस बन गया। और ह्यूमस का कलर पूछा जाता है तो ये ब्लैक एंड ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है। ह्यूमस क्या है, तो न्यूट्रिएंट का एक सोर्स है, जो कि हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम मिनरल्स के बारे में चलेंगे, तो मिनरल्स के बारे में सारी चीजें समझना बहुत जरूरी होगा। तो अब हम हेडिंग डालते हैं मिनरल्स। आखिर मिनरल्स होता क्या है, मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके बारे में बात करेंगे कि मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं। सारी चीजें हम एक एक करके क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला हम हेडिंग डालते हैं मिनरल्स के बारे में। किसके बारे में, मिनरल्स के बारे में। अच्छा, मिनरल्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब अगर आपने थोड़ा सा भी हमारी क्लास को सिंसियर तरीके से देखा है, अगर आपने थोड़ा सा भी सीरियस होकर देखा है, तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो रॉक्स होते हैं, यानी कि जो चट्टानें होती हैं, वो चट्टान कैसे बनता है, तो ये चट्टान बनता है मोर मिक्सचर ऑफ, यानी कि हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ मिनरल्स है। मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, बहुत ज्यादा मिनरल्स एक साथ कंबाइंड होते हैं, उससे क्या बना लेते हैं, चट्टान बनाते हैं। लेकिन ये मिनरल्स कैसे बनता है जी, तो मिनरल्स के बारे में हमने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा जब एलिमेंट एक साथ मिलेंगे तो वो एलिमेंट क्या होंगे, कंबाइंड होंगे,
और कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, मिनरल्स बनाएंगे, और ये मिनरल्स एक साथ कंबाइंड होकर क्या बना लेंगे, तो ये रॉक्स बना लेंगे। ये हमारा प्रोसेस चलता है, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट के बारे में हमने बात कर लिया है कि मेजर मेजर जो हमारे पास एलिमेंट है वो कितने हैं, 8 एलिमेंट हमारे पास मेजर मेजर है, जो कि हमने स्टडी कर लिया। इस 8 में भी हमने मतलब डिटेल से पढ़ा है कि 2 जो होता है वो नॉन मेटालिक होता है। अच्छा, ये नॉन मेटालिक क्या होता है जी, तो मेटालिक और नॉन मेटालिक में एक ही अंतर होता है, आप सिंपल याद रखेंगे एक लैंग्वेज में। मेटालिक का मतलब होता है कि जिसमें करेंट का फ्लो हो सकता है, यानी कि करेंट पास हो सकता है। जैसे हम अगर कोई रड लेते हैं, यानी कि लोहा लेते हैं, आयरन लेते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर लोहे के एक भाग पे करंट लगा हुआ है तो उसके लास्ट वाले पोर्शन पे आपको करंट लगेगा उसको छूने से। लेकिन वहीं पे अगर ऑक्सीजन है तो ऐसा तो है नहीं कि अगर यहाँ पे हम नंगा तार छोड़ दे बिजली का कोई, तो आप भी जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे भी ऑक्सीजन है तो वहाँ पे भी करंट लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है और सिलिका होता है, ये नॉन मिनरल्स होते, नॉन मेटालिक होते हैं। बचा हुआ जो हमारे पास 6 है वो कैसा है, मेटालिक है। अच्छा, इसको हमने ट्रिक से भी आपको याद दिलवाया था कि ट्रिक कैसे याद रखना है, कि ऑल, मतलब हम ऐसे याद रखते थे कि ऑल फेको, क्या याद रखते थे, ऑल फेको, ऑल फेको पोटेशियम पार्क में, ऐसे हमने याद रखा, ऑल फेको सोडियम पार्क में, ऐसे याद रखा था। अच्छा, ये ऑल का मतलब होगा एल्युमिनियम, फेको का मतलब आयरन हम लिख सकते हैं Fe, कैल्शियम को मतलब फेको को हम कैल्शियम लिख सकते हैं याद करने के लिए, और उसके बाद हम सोडियम को तो सोडियम ही लिखेंगे। पी से यहाँ फास्फोरस नहीं लिखेंगे, यहाँ पोटेशियम लिखेंगे, और पार्क में यानी कि Mg का मतलब है मैग्नीशियम। ये 6 हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। इसका हमने परसेंटेज भी बताया था कि ये 8.13% होता है। आयरन की बात करें तो ये कितना परसेंट होता है, 5.00% होता है। कैल्शियम की अगर हम वहीं पे बात करें तो 2.83 होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके, अच्छा ये 2.83 नहीं होता है, ये 3.63 होता है, ठीक है। ये 2.8 हमारे पास 3 होता है। अगर वहीं बात करें हमारे पास पोटेशियम का तो 2.59 होता है। अगर मैग्नीशियम का बात करें तो 2.09 होता है, ठीक है। इसका परसेंटेज है, ये हम याद रखेंगे। अदर आपसे पूछ ले कि अदर भी तो हमारे पास एलिमेंट है तो है ना, वो कितना होता है, 1.4% होता है। ये हम याद रख लेंगे, जो कि आपको उस क्लास में बता दी गई है। अब मेन टॉपिक आते हैं हम अपने मिनरल्स के बारे में। अब हम जानते हैं कि मिनरल्स क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अच्छा, खनिज क्यों पढ़ रहे हैं सर, तो खनिज भी तो हमारा सोर्स है न्यूट्रिएंट का, क्योंकि खनिज बना किससे है, न्यूट्रिएंट से बना है। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, इट इज द मिक्सचर ऑफ, इट इज मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, सॉरी मिक्सचर ऑफ एलिमेंट, क्या लिखेंगे, एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट के बनने से क्या हुआ, मिनरल्स बना, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिनरल्स बना, और मिनरल्स बहुत ज्यादा जब कंबाइंड हो जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म हो जाता है, उससे क्या बनता है, चट्टान बनता है, यानी कि रॉक्स बन जाता है, ठीक है। ये चीजें हमने डिस्कशन कर चुके हैं। अब इट इज द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट हमने लिख दिया, जिसे हमने क्या कह दिया, इसको मिनरल्स कह दिया। अब मिनरल्स के बारे में कुछ कैरेक्टर होगा, इस कैरेक्टर को हम समझ लेते हैं, ठीक है। मिनरल्स का क्या कैरेक्टर है, तो हेडिंग डाल लेंगे, कैरेक्टरिस्ट ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का क्या कैरेक्टर है। तो पहला कैरेक्टर अगर हम बात करें तो पहला कैरेक्टर हमारा हो जाता है कि इट इज अ सॉलिड फॉर्म, ये सबको पता है, इट इज अ सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म होते हैं, पहला कैरेक्टर ये हुआ। दूसरा हम कह सकते हैं इट इज द क्रिस्टलाइन नेचर, क्रिस्टलाइन नेचर। अच्छा, ये क्रिस्टलाइन नेचर का मतलब होता है कि कोई भी मिनरल्स होगा उसका अपना एक अलग स्ट्रक्चर होगा, चाहे वो हेक्सापोडल हो, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो, वो कोई ना कोई स्ट्रक्चर देकर जाएगा। जैसे मान लो कि कोई मिनरल्स इस तरह से है तो ये कोई ना कोई स्ट्रक्चर देकर जा रहा है, कोई मिनरल्स इस तरह से है तो ये कोई ना कोई स्ट्रक्चर देकर जा रहा है, तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन नेचर का कहलाता है। अब हम समझते हैं तीसरी, तीसरी हमारे पास बात ये है कि जो हमारे पास मिनरल्स है, मिनरल्स हैव डिफिनिट या डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, या डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। इसमें एक केमिकल कंपोजिशन डिफिनिट मतलब एक एक्यूरेट केमिकल कंपोजिशन होता है, हर एक मिनरल्स का अपना कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन होता है। जैसे फेल्डस्पर हुआ तो फेल्डस्पर का अपना कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन होगा, तो इसे हम क्या कह देंगे, मिनरल्स कह देंगे। तो मिनरल्स में कितने पॉइंट हमारे पास हो गया, मिनरल्स का मतलब हुआ इट इज द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट। ये कैरेक्टर ऑफ मिनरल्स में बात करें तो इट इज द सॉलिड फॉर्म, इट इज द क्रिस्टलाइन नेचर,
उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट हमने देखा क्या कि मिनरल्स हैव द डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, इसका एक डेफिनिट कह सकते हैं कि एक उचित इसका क्या होता है, रासायनिक कंपोजिशन होता है, रासायनिक इसमें चीजें अवेलेबल होती है, ये चीजें हमें पता है, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि फेल्डस्पार हमारा क्या है, हमारे पास मिनरल्स है। जैसे हमारे पास माइका क्या है, मिनरल्स है। क्वार्ट्ज जिससे हम सिलिका का परसेंटेज ज्यादा होता है वो क्या है, हमारे पास मिनरल्स है। तो ये हमारे पास विभिन्न प्रकार के क्या हो गए, मिनरल्स हो गए। तो ये तो हमने सिंपल बात कर लिया मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स के बारे में अगर आपसे पूछे ना तो आप सिंपल वे में कह देना कि मिक्सचर ऑफ एलिमेंट, जब बहुत सारा एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मिनरल्स बनाते हैं। जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि सेल इज द यूनिट, सेल इज द क्या है, स्ट्रक्चर एंड यूनिट फंक्शन, हमारे पास फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट। उस तरह से बहुत ज्यादा सेल एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो इसी तरह से बहुत ज्यादा एलिमेंट जब एक साथ बनाते हैं, मिनरल्स बनाते हैं, बहुत सारा एलिमेंट्स एक साथ मिलते हैं तो चट्टान बनाते हैं, यानी कि रॉक्स बनाते हैं। और ये कैरेक्टर ऑफ मिनरल्स के बारे में थोड़ी सी हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं मिनरल्स की क्या, किसके बारे में, टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में। तो अब हेडिंग डालेंगे क्या, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, या टाइप्स ऑफ मिनरल्स ना कह के हम लिख देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, तो काफी बेटर होगा। तो हेडिंग डालेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। हेडिंग हमारा क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ये हमारा हेडिंग है। यानी कि खनिजों का वर्गीकरण, अगर हिंदी में लिखे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों का वर्गीकरण, यही लिखेंगे ना। चलो, खनिजों का वर्गीकरण, इसके बारे में लिखेंगे। अब देखो मिनरल्स जो होते हैं ना वो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें 4 क्लासिफाई किया गया है। पहला अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका, लिखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स ऑन दी बेसिस ऑफ सिलिका, यानी कि सिलिका के बेस पे भी कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे कि किस मिनरल्स में कितना सिलिका परसेंट पाया जा रहा है, किस मिनरल्स में ज्यादा सिलिका है, इस बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि कितना होगा हमारे पास, मतलब कौन सा टाइप होगा पहला, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका परसेंटेज, ये लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिलिका, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा बात हो गई हमारे। तीसरा हमारे पास हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हम लिख सकते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, हमारे पास एक तो सिलिका हो गया, एक सिलिका बेसिस, एक ग्रेविटी ऑफ सिलिका का बेसिस हो गया, या ग्रेविटी ऑफ मिनरल्स लिख लेंगे यहाँ पे, मिनरल्स। और एक हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। चौथा हमारे पास क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अलग अलग हम इसे क्लासों में मतलब अलग अलग वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग बेसिस पे इसको हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है, इसलिए हम क्या देते हैं कि अलग अलग इसे हम क्या करते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें और, तो ये हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑन द अर्थ में कितना अमाउंट मिनरल्स का है उसके बेसिस पे हम बांट देंगे। उसके बाद अगला हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे भी हम इसे अलग अलग क्लासों में बांट देते हैं। तो ये अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, ग्रेविटी अगर मिनरल्स ना लिखकर हम अगर लिख दे स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेसिस पे भी हम मिनरल्स को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। तो अब एक एक करके देख लेते हैं कि मिनरल्स क्या होता है और मिनरल्स में कौन कौन से चीजें आती है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ अर्थ, ये लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ अर्थ। पहला हमारा होगा अमाउंट ऑफ अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ अर्थ के मतलब अमाउंट, अर्थ का मतलब है कि कितना मिनरल्स अवेलेबल है, उस अमाउंट के आधार पे भी हम मिनरल्स को दो भागों में बांट देते हैं। पहला हमारे पास होता है नेसेसरी मिनरल्स, यानी कि
आवश्यक खनिज पहला। दूसरा हम लिख सकते हैं क्या, एसेसरी मिनरल्स, सहयोगी कह सकते हैं, एसेसरी मिनरल्स। अब यहाँ पे क्या हमें समझना है, देखो एक मिनरल्स है नेसेसरी जो जरूरी भी है, जिसमें परसेंटेज ज्यादा होगा, तो हम लिख सकते हैं कि इसके प्रेजेंट से या प्रेजेंस, प्रेजेंस मतलब उपस्थित, या अब्सेंट, अब्सेंस से इसमें डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज दी या देयर प्रॉपर्टीज, देयर प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। कैसा प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि नेसेसरी मिनरल्स का मतलब हुआ कि अगर उसमें किसी प्रकार के मिनरल्स अवेलेबल हो या ना हो, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। वो पहला बेसिस है अमाउंट ऑफ अर्थ के बारे में, कि अर्थ में कौन सा कितना अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हमने बात कर लिया कि अर्थ क्रस्ट में कौन सी मिनरल्स कितने अमाउंट में अवेलेबल है। तो पहला हमारे पास आ गया क्या, कि हमारे पास है प्रेजेंस या अब्सेंट होने से इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हो रहा है। डू नॉट चेंज देयर प्रॉपर्टी, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी इसमें चेंज नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा अगर हम बात करें नेसेसरी के बारे में, तो मोर देन 98 से लेकर 95 से लेकर 95 से लेकर 98% इसमें क्या होते हैं, मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। यानी कि एक ऐसा हमारे पास रॉक्स या ऐसा हमारे पास मिनरल्स जिसमें 95% से ज्यादा मिनरल्स है, उसे हम क्या कह देंगे, इसेंशियल मिनरल्स कह देंगे। क्या कह देंगे, इसेंशियल मिनरल्स कह देंगे, या फिर नेसेसरी या फिर एसेंशियल मिनरल्स हम कह देंगे। ठीक है, एक तो हमारे पास एसेसरी मिनरल्स है। एसेसरी मिनरल्स का मतलब है कि लेस देन 2 से 5% मिनरल्स होता है, उसे एसेसरी मिनरल्स कह देते हैं। जैसे इसमें अगर आपसे पूछ ले एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे फेल्डस्पार, फेल्डस्पार, और इसमें हम लिख देंगे माइका। ये कैसा हमारे पास, नेसेसरी या फिर इसेंशियल भी लिख सकते हैं, इसेंशियल आवश्यक खनिज ये है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एसेंशियल एसेसरी, एसेसरी का मतलब होता है सहयोगी मिनरल्स, जिसमें मिनरल्स परसेंटेज कितना है, 2 से 5% ही मिनरल्स होगा इसमें। पूरे अर्थ में 2 से 5% एसेसरी मिनरल्स होते हैं। पूरे अर्थ में 95 से लेकर 98 तक एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। क्योंकि स्वाभाविक बात है, एसेंशियल है, रिक्वायरमेंट उसका ज़्यादा एसेंशियल है हमारे पास, वो कह सकते हैं कि आवश्यक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एसेंशियल मिनरल्स हो जाएगा या फिर नेसेसरी मिनरल्स हो जाएगा। लेकिन वहीं एसेसरी की बात करें तो एसेसरी हमारे पास उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए अर्थ क्रस्ट पे ये बहुत कम अवेलेबल होते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा अवेलेबल होता है, इसेंशियल मिनरल्स अवेलेबल होता है। अच्छा एक चीज और, मिनरल्स जो होते हैं ना, वो एलिमेंट का सोर्स होता है, और एलिमेंट ही बाद में क्या बनता है, इसेंशियल जो आप एलिमेंट पढ़ते हो, न्यूट्रिएंट पढ़ते हो, वही यहीं से जाकर बनता है। वो अलग बात है कि हर जो न्यूट्रिएंट है उसका सोर्स अलग अलग होता है, लेकिन हमारा एलिमेंट का सोर्स पहला क्या है, मिनरल्स है। क्योंकि रॉक्स टूटेगा तो मिनरल्स में बदलेगा, मिनरल्स भी टूटेगा तो एलिमेंट में बदलेगा, और वही एलिमेंट बाद में जाकर न्यूट्रिएंट में मिल जाएगा, जो प्लांट के लिए सुटेबल होता है। जैसे आगे हम बताएंगे न्यूट्रिएंट में, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट में, जैसे एपेटाइट, एपेटाइट जैसे हम रॉक फॉस्फेट होता है, तो एपेटाइट इसमें ज्यादा होता था। एपेटाइट जो हमारे पास मिनरल्स है, इससे क्या बनता है, फास्फोरस बनता है। तो फास्फोरस कैसा हमारा एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट किसका सोर्स हो गया, तो मिनरल्स का सोर्स हो गया। ठीक है, मिनरल्स किसका सोर्स हो गया, तो एलिमेंट का सोर्स हो गया। ये हम बात कर चुके हैं। तो ये हमारे पास दो एलिमेंट है ऑन दी बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ अर्थ। अर्थ के अमाउंट मतलब कितने मात्रा में है, इसके बेसिस पे दो प्रकार का था जो हम देख चुके हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा टाइप्स देखते हैं, दूसरा टाइप्स क्या है, और क्लासिफिकेशन ही चल रहा है हमारा मिनरल्स का, इसमें परेशान नहीं होना है। तो चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे हम इसे दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। पहला हमारे पास होता है प्राइमरी, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ना यही ज्यादा पूछा जाता है, प्राइमरी। और दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी। पहला क्या होगा, प्राइमरी, दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी। अब अगर हम प्राइमरी मिनरल्स की बात करें, तो प्राइमरी मिनरल्स की परसेंटेज की बात करते हैं कि कितना होता है, तो पूरे अर्थ में प्राइमरी मिनरल्स का परसेंटेज 95 से 98%, पिछला डाटा आप याद रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 2 से 5% सेकेंडरी मिनरल्स का परसेंटेज होता है, जो कि आपको याद रखना है।
अब अगर हम बात करें प्राइमरी मिनरल्स के बारे में, किसके बारे में, प्राइमरी मिनरल्स के बारे में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि प्राइमरी मिनरल्स कैसे बनता है, तो हम लिख सकते हैं डेवलप्ड फ्रॉम कूलिंग एंड solidification of molten magma। देखो अब क्या है, ये कह रहा है कि प्राइमरी मिनरल्स वो होगा जो रॉक्स टूटेगा, मतलब जो मोल्टेन मैग्मा हमारे पास था। अच्छा ये मोल्टेन मैग्मा क्या होता है, ये तो आप समझ ही चुके हो। देखो जो बाहर निकलती है, जैसे लावा हो, ये लावा हो, तो लावा के बाद जब ये ज्यादा आग हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ जो मोल्टेन मैग्मा ये बाहर की तरफ आ जाएगी, ये मोल्टेन मैग्मा हो गया। तो जो मोल्टेन मैग्मा है यही बाद में कूलिंग हो जाता है और सोलिडिफिकेशन होता है उसको, तो हम कह देते हैं प्राइमरी मिनरल्स। और प्राइमरी मिनरल्स ना इग्नियस रॉक्स को भी कहते हैं। किसको कहते हैं, इग्नियस रॉक्स को, क्योंकि इग्नियस रॉक्स भी कैसा बना है, इग्नियस रॉक्स का भी फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो इग्नियस रॉक्स का भी फॉर्मेशन हमारे पास किस तरह हुआ है, तो कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा के ठंडे होने से कहीं ना कहीं और सोलिडिफिकेशन होने से ही इग्नियस रॉक्स बना है। तो इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी मिनरल्स कह सकते हैं, कह सकते हैं। बाद में उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, बाद में उसमें बदलाव आएगा तो वो सेकेंडरी मिनरल्स हो जाएगा, लेकिन पहले हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी मिनरल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो प्राइमरी मिनरल्स अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे कि प्राइमरी मिनरल्स जो 95 से 98% तक पाया जाता है अर्थ पे, उसमें भी अगर बात करें कि ये डेवलप कैसे होता है, कैसे, अब ये 95% कैसे पाया जाता है ये गौर करना। आपने पढ़ा था ये चीजें कि अर्थ पे जो इग्नियस रॉक्स है वो कितना है, 95%, ये आपने पढ़ा है। तो 95% है तो प्राइमरी मिनरल्स भी तो वही है, क्योंकि जो हमारे पास इग्नियस रॉक्स है वो प्राइमरी मिनरल्स है, तो इसे हम इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी मिनरल्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी मिनरल्स का हमारे पास परिभाषा क्या है कि डेवलप फ्रॉम द कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा के ठंडे होने से, उसके सोलिडिफिकेशन होने से, जमाव हो जाने से हमारे पास क्या बन जाता है, तो हमारे पास प्राइमरी मिनरल्स बनता है। वो अलग बात है कि हमारे पास इग्नियस रॉक्स भी फर्दर दो भागों में बांटते हैं, मतलब दो प्रकार से होते हैं। पहला हमारे पास होता है इंट्रूसिव, जिसे हम कहते हैं कि अगर वो सॉइल के अंदर, सरफेस के अंदर ही कूलिंग हो जाए, ये भी हो सकता है। तो वो चीजें तो हमने बेसिक में कर ही लिया था, उसको हमने सब कंप्लीट कर लिया। अब प्राइमरी मिनरल्स के बारे में पूछे कि कौन होता है, तो प्राइमरी मिनरल्स हमारा फेल्डस्पार हो गया, प्राइमरी मिनरल्स हमारे पास माइका हो गया, प्राइमरी मिनरल्स हमारे पास क्या हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये सब क्या होते हैं हमारे पास प्राइमरी मिनरल्स होते हैं। अब सेकेंडरी मिनरल्स पूछे, सेकेंडरी मिनरल्स होता क्या है भाई, तो सेकेंडरी मिनरल्स के बारे में हम लिखेंगे कि सेकेंडरी मिनरल्स का मतलब है कि ये डेवलप कैसे होगा, तो सेकेंडरी मिनरल्स आर डेवलप फ्रॉम डिकम्पोजिशन या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा करें, डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्राइमरी मिनरल्स मिनरल्स मिनरल्स, ठीक है, इसको हम कह देते हैं सेकेंडरी मिनरल्स। अब गौर से देखो, गौर से क्या देखना है कि आपके पास क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे किया, ओरिजिन बेसिस पे किया। ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति के बेसिस पे। पहला हमारे पास प्राइमरी मिनरल्स, प्राइमरी मिनरल्स की उत्पत्ति कैसे होती है, हमारे पास जो भी कूलिंग मटेरियल है, जो भी हमारे पास मोल्टेन मैग्मा है वो बाहर आएगा, बाहर आने के बाद कूलिंग होगा, और कूलिंग के बाद सोलिडिफिकेशन यानी कि सॉलिड फॉर्म में उसमें बनना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्म को हम क्या कह देंगे, प्राइमरी मिनरल्स कह देंगे, जो कितना है हमारे पास अर्थ क्रस्ट पे 95 टू 98% है, 98% है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी मिनरल, तो डेवलप फ्रॉम द कंपोजिशन डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द प्राइमरी मिनरल, प्राइमरी मिनरल्स के टूटने से प्राइमरी मिनरल्स से ही क्या डेवलप होता है, तो सेकेंडरी मिनरल्स डेवलप होता है। अब सेकेंडरी मिनरल्स, अच्छा सेकेंडरी मिनरल्स को हम सिलिकेट क्ले सॉइल कहते हैं, सिलिकेट क्ले सॉइल कहते हैं, इसको याद रखेंगे। लेकिन हम प्राइमरी मिनरल्स को सिलिकेट सॉइल कहते हैं, सिलिकेट मिनरल्स कहते हैं, सिलिकेट मिनरल्स लिख सकते हो। यहाँ पे भी सॉइल ना लिखकर आप मिनरल्स लिख दो, सॉइल सही नहीं होगा, मिनरल्स लिख दो, मिनरल्स हमारा हो गया। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे, सिलिकेट हमारे पास ना अलग अलग प्रकार के होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा 2 1 टाइप्स ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, 1 1 टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, आपने पढ़ा होगा
2 to 1 टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, तो ये सब आ जाते हैं सेकेंडरी मिनरल्स में। यानी कि सेकेंडरी मिनरल्स एक ऐसा मिनरल्स है जिसका फॉर्मेशन प्राइमरी मिनरल्स के टूटने से हुआ है, उसे हम क्या कह देंगे, सेकेंडरी मिनरल्स कह देंगे। सेकेंडरी मिनरल्स में आपने एग्जांपल याद रखनी है। अब प्राइमरी मिनरल्स को हम सिलिकेट मिनरल्स कहते हैं। अब एक चीज और याद रखेंगे इसमें, प्राइमरी मिनरल्स जो होता है वो सैंडी सॉइल में ज्यादा होता है। किस में ज्यादा होता है, सैंडी सॉइल में ज्यादा होता है। क्योंकि मिट्टी अभी सही से टूटी नहीं है तो सैंडी सॉइल में प्राइमरी मिनरल्स ज्यादा होता है। लेकिन जब मिट्टी बहुत कंप्लीट तरीके से टूट चुका है तो वो क्ले मिट्टी में ज्यादा होता है। तो हम लिखते हैं कि जो सेकेंडरी मिनरल्स होता है वो क्ले मिट्टी में क्या होता है, डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है। ये चीजें हम बोल सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं। तो ये हमारा ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हमने बांट दिया और इसको अलग अलग क्लासों में हमने कर दिया। अच्छा, एक और चीज होता है जो आपको याद रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पे। इसमें हम कह सकते हैं कि एक लाइट मिनरल्स होता है, एक हेवी मिनरल्स होता है। अगर 2.85 से कम मिनरल्स का वेट है तो उसे हम लाइट मिनरल्स कह देंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम बात करें तो उसमें मोर देन अगर 2 पॉइंट से है तो उसे हम कह देंगे हेवी मिनरल्स। ये भी हमारा कभी कभी पूछ लिया जाता है तो हमने बता दिया। बाकी ये मेजर है जो आपको याद रखना है। अब हम एक एक करके देखते हैं प्राइमरी मिनरल्स में कि हमारे पास फेल्डस्पार कितना परसेंटेज होता है, क्वार्ट्ज कितना परसेंट में होता है, माइका कितना परसेंट में होता है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी मिनरल्स हम हेडिंग डालते हैं, कौन सी मिनरल्स, प्राइमरी मिनरल्स। चलिए प्राइमरी मिनरल्स को समझते हैं कि प्राइमरी मिनरल्स, अच्छा ये तो हमने समझ लिया ना कि प्राइमरी मिनरल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई फॉर्मेशन होने के बाद। फिर सेकेंडरी मिनरल्स कैसे बना, सेकेंडरी मिनरल्स कैसे बनेगा, प्राइमरी मिनरल्स से ही बनेगा। ये चीजें याद रखेंगे, सेकेंडरी मिनरल्स प्राइमरी मिनरल्स के डिकम्पोजिशन डिसइंटीग्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके वेदरिंग के बाद ही बन पाएगा। चलिए प्राइमरी मिनरल्स। अब प्राइमरी मिनरल्स में आपने देखा कि प्राइमरी मिनरल्स मोल्टेन मैग्मा का सोलिडिफिकेशन या कूलिंग से बनता है, पहली चीज आपने ये देख लिया। अब इसमें हम देख लेते हैं अलग अलग जो हमारे पास प्राइमरी मिनरल्स था, जैसे कि सॉरी, जैसे हम लिख देते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या था, फेल्डस्पार सबसे पहला। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज हो जाएगा, क्वार्ट्ज, जिसको हम सिलिका भी कहते हैं, सिलिका में परसेंटेज ज्यादा होता है। अच्छा, अब तीसरा हो जाएगा हमारे पास माइका। यहीं पे थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जो हमारे पास फेल्डस्पार होता है वो 48% होता है, क्वार्ट्ज जो होता है वो 36% होता है, माइका जो होता है वो 10% होता है। ये अर्थ क्रस्ट में इसका परसेंटेज है, अर्थ क्रस्ट में इनका परसेंटेज है जो आपको याद रखना। पहला फेल्डस्पार, दूसरा क्वार्ट्ज, तीसरा हमारे पास माइका, इतना याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मिनरल्स की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फेल्डस्पार के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं, फेल्डस्पार के बारे में देख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है और किस में अवेलेबल होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे फेल्डस्पार, फेल्डस्पार, ठीक है। फेल्डस्पार की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे कितना, ये अर्थ क्रस्ट में कितना होता है, 48% टोटल अर्थ क्रस्ट। टोटल अर्थ क्रस्ट का फेल्डस्पार कितना होता है, 48% होता है। ये हमें याद रखना है, क्रस्ट क्रस्ट का कितना होता है, 48% होता है फेल्डस्पार। ये चीजें आपको याद। चलिए तो पहला ये 48% होता है। अच्छा, फेल्डस्पार जो होता है, आपने देखा कि प्राइमरी मिनरल्स किस में अवेलेबल है, तो प्राइमरी मिनरल्स हमारे पास सैंडी सॉइल में अवेलेबल है। तो फेल्डस्पार को अगर हमने हाइड्रोलाइसिस कह दिया, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है, जैसे आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं जिसमें ग्लूकोज का टूटना, तो उसी तरह से हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर का टूट जाना, वाटर का अलग हो जाना। तो अगर इसमें फेल्डस्पार को अगर आप वाटर के साथ तोड़ते हैं तो ये किस में बदल देगा, तो ये कन्वर्ट कर देगा, क्ले सॉइल में कन्वर्ट कर देगा। किसमें सॉइल में कन्वर्ट कर देगा, क्ले सॉइल में। क्योंकि सैंडी सॉइल हमारे पास, जो सैंडी सॉइल है वो प्राइमरी है और प्राइमरी मिनरल्स है तो वो टूटेगा तो वो किसमें बदल जाएगा, सेकेंडरी मिनरल्स में बदल जाएगा। ये आपको पता होनी चाहिए। इतना बात फेल्डस्पार के बारे में याद रख लेंगे। दूसरा हमारे पास है क्वार्ट्ज। क्या है, क्वार्ट्ज, जिसमें सिलिका ज्यादा होता है, तो सिलिका भी इसे कहते हैं। अब क्वार्ट्ज की बात करें तो ये अर्थ क्रस्ट पे कितना होता है, तो ये अर्थ क्रस्ट पे 36% ऑफ टोटल अर्थ क्रस्ट। टोटल अर्थ क्रस्ट का कितना होता है, टोटल अर्थ क्रस्ट का ये 36% होता है, अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ये इतना याद रखेंगे। तीसरा हम हमारे पास है माइका। माइका, माइका की अगर हम बात करें तो ये टोटल अर्थ क्रस्ट का कितना होता है, 10% होता है। टोटल अर्थ क्रस्ट का कितना परसेंट होता है, 10% होता है, जिसके बारे में जिसको आपको याद रखना है। अच्छा, माइका भी हमारे पास दो प्रकार का होता है,
इसको भी हम दो प्रकार के, एक तो हमारे पास कह सकते हैं कि ब्लैक माइका होता है, एक हमारे पास कह सकते हैं कि व्हाइट माइका होता है। लेकिन माइका का परसेंटेज सिर्फ हम याद रख लेंगे कि कितना परसेंट होगा, 10% होगा। कितना परसेंट होगा, 10% ऑफ द टोटल आर्ट्स क्लास। क्वार्ट्ज कितना होगा, 36% होगा। ये हमारे पास फेल्डस्पर कितना होगा, 48% होगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है टॉर्मिलाइन। टॉर्मिलाइन टॉर्मिलाइन जो होता है ये बोरोन का गुड सोर्स होता है। टॉर्मिलाइन आपने पढ़ा भी होगा। तो टॉर्मिलाइन भी हमारा कैसा है, प्राइमरी हमारे पास मिनरल्स है। तो ये प्राइमरी मिनरल्स हो गया। सेकेंडरी मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, सिलिकेट क्ले सॉइल कहते हैं। तो सिलिकेट क्ले सॉइल का एक अलग से टॉपिक आता है, उसको हम क्या करेंगे, कवर करने के काम करेंगे। देखो, चीजें हमने बहुत ज्यादा डीपली में नहीं समझा, बहुत ऊपर ऊपर से भी नहीं समझा, दोनों चीजें हमने मतलब दोनों के बीच की चीज समझा कि थोड़ा सा हमें फैक्ट भी तो पता हो जाए और चीजें याद भी हो जाए। इस बेसिस पे हमने चीजें समझ ली है। ज्यादा हमने डीपली भी नहीं समझा, चूंकि हमें जो भी चीजें हैं, अगर सॉइल साइंस में जेआरएफ वगैरह देना चाहते हो तब जाके डीपली पढ़ोगे तो कोई बात है। बाकी इतना जो हमने बता दिया ये बहुत ज्यादा डीपली है। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देने जाओगे आपसे यही सारी चीजें पूछा जाएगा कि कितना परसेंट कंपोजिशन किसमें अवेलेबल होता है। ठीक है, तो जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स है इसको हम कल डिस्कशन करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि सिलिकेट क्ले सॉइल है वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम वन टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स पढ़ाएंगे, वन टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स पढ़ाएंगे, वन टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में, यानी कि इसके बाद का जो लेक्चर आपके पास मिलेगा, अपलोड होगा, लाइव क्लासेस तो नहीं होती है, रिकॉर्ड करके ही अपलोड करते हैं, तो उस अपलोड वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, देखने को मिलेगा। तो आई होप कि मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। बाकी का जो भी हमारा पॉइंट है, मतलब जो भी टॉपिक है जो सिलिकेट मिनरल्स का है, वो कल हम डिस्कशन कर लेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कशन कर लेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीज समझ में आया होगा। और दूसरी चीज ये कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, फीडबैक जरूर देंगे। आपका फीडबैक ही हमें एक मोटिवेशन देता है, ताकि हम आगे की तरफ अपने काम को बढ़ा सके और अपनी लेक्चर डेली प्रोवाइड करा। किसी कारणवश कभी लेक्चर नहीं अपलोड हो पाती है, क्योंकि और चीजें भी इंफॉर्मेशन देनी होती है आप सबको, तो इसके लिए भी हम आपसे क्षमा प्रार्थी है और चीजें को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।